लाओ पांचवा सवाल समझाएं। चलिए देखिए पांचवा सवाल। पांचवे सवाल में क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग। हमने आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ये बताया था कि यदि कहीं भी आपके पास लिखित वाला प्रश्न दिया जाएगा तो कथन को ध्यान पूर्वक आप लोग क्या करिएगा, पढ़िएगा, और जो वस्तु पहले आएगी उसको हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम मानेंगे, और जो वस्तु बाद में आएगी उसको हम बाद में मानेंगे। तो ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई, तो पहले क्या आया, लंबाई आया, पहले क्या आया, लंबाई, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कह रहा कि बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो विमाएं का मतलब ये होता है कि उस आयत की भुजाएं दी गई, और आयत की भुजाएं कैसी दी गई हैं, लंबाई और चौड़ाई। तो सर्वप्रथम यहाँ पर ध्यान देना, तो जब मैंने कथन को ध्यान से पढ़ा तो सर्वप्रथम क्या आया, आयताकार बाग की लंबाई आया। तो हमने जब लंबाई को पढ़ा शुरू से लेकर अंत तक कथन को, तो कहीं ये कंफर्म नहीं कहा गया कि उस आयताकार बाग की लंबाई कितनी है। तो मैंने कहा था जो नहीं मालूम रहेगा उसी को हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, माना कि आयताकार बाग का, आयताकार बाग की लंबाई बराबर, आयताकार बाग की लंबाई। तो हमें वह लंबाई नहीं मालूम है, तो हमने उस लंबाई को क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। अब आप ध्यान देना, जैसे मैंने x माना तो आप x के जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट आप रख दीजिए। फिर दूसरा कथन क्या कहा, दूसरा कथन ये कह रहा है कि चौड़ाई, पहले लंबाई आया तो लंबाई को ढूंढा तो कंफर्म मालूम ही नहीं है, लेकिन दूसरी बार जब मैंने पढ़ा उसके आगे तो कह रहा चौड़ाई। तो चौड़ाई को भी पढ़ा तो क्या पढ़ा, तो क्या कहीं लिखा है कथन में चौड़ाई इतनी मीटर है, उसकी फिक्स वैल्यू मालूम ही नहीं है। तो चौड़ाई भी नहीं मालूम है तो उसको भी मान लो। तो लिखिएगा, तथा आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर y मीटर हो गया। एक डैश का मतलब ये ऊपर वाला ही नीचे लिखा गया। और फिर मैंने बताया था कि जैसे ही हमारा मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम, तो कथन को ध्यान से फिर से आप समझ लो, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, यदि कहीं भी आपके पास लिखित वाला प्रश्न आ जाएगा तो सर्वप्रथम हम कथन को क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। फिर जो कथन में पूछ रहा है उसको हम चेक करेंगे क्या हमें उसका मान मालूम है कि नहीं। जब मैंने कथन को पढ़ा तो उस कथन में कह रहा कि आयताकार की विमाएं ज्ञात कीजिए, तो हमें उस आयताकार की विमाएं मालूम है ही नहीं। तो विमा का मतलब क्या होता है कि उस आयत की भुजा, कहीं भी यदि बीमा शब्द कह दे तो बीमा का मतलब क्या होता है, उस आयत की भुजा। तो भुजा आयत में क्या होता है, लंबाई होती है और चौड़ाई। तो कथन को मैंने जब पढ़ा तो उसमें एक कन्फर्म में लिखा ही नहीं गया है कि उस आयत की कितनी मीटर लंबाई है और कितनी मीटर चौड़ाई है। तो जो वस्तु पहले आएगी कथन में उसको हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले मानेंगे। तो पहले आया लंबाई, तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x मीटर। फिर दोबारा आया आपकी चौड़ाई, हमें चौड़ाई भी कथन में कन्फर्म में नहीं मालूम है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, तो उसकी चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया, y मीटर। फिर मैंने इसके आगे का कॉन्सेप्ट बताया कि जैसे ही मानने वाला कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो हम क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार लिखिए। और प्रश्नानुसार का मतलब ये हो गया कि कथन को शुरुआत से पढ़ते हुए जाओ और जैसे जैसे कहता वैसे वैसे बिंदुओं को लिखते हुए चले जाओ।
तो कथन को जब आप शुरुआत से पढ़ेंगे तो उस कथन में कह रहा है कि आयताकार बाग की लंबाई। तो पहले कौन आया? बाग की लंबाई। तो ढूंढिए बाग की लंबाई है कितनी? x। तो देखिए लंबाई कहा तो मैंने लंबाई लिखा। फिर कह रहा चौड़ाई, चौड़ाई कह रहा है तो आप चौड़ाई को खोज करके लिख लीजिए। तो चौड़ाई से कितना अधिक है? 4 मीटर अधिक। तो अधिक के लिए कैसा चिन्ह लगाएंगे? प्लस। कम कहता तो कम के लिए चिन्ह क्या लगा देते? माइनस। गुणा कहता तो गुणा के लिए कैसा चिन्ह लगाते? गुणा का। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो वह कितना मीटर अधिक था? 4 मीटर। तो इसका मतलब जब वह 4 मीटर अधिक होता होगा तो उन दोनों का मान आपस में क्या हो जाता होगा? बराबर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फिर मैथ का नियम ये कहता है कि चर राशियां एक तरफ और बाकी एक तरफ। तो हमने इस चर वाले को पक्षांतर किया तो यहाँ का चिन्ह प्लस है तो इधर आया माइनस। क्या मैं इनको जोड़ घटा सकता हूँ? क्यों नहीं जोड़ घटा सकता? क्योंकि जब तक राशियां आपस में समान नहीं हो जाती ना उनको जोड़ा जा सकता और ना ही घटाया जा सकता। तो उनको हम किसका नाम देंगे? समीकरण का नाम देंगे। फिर पुनः मैंने कहा था कि जैसे ही प्रश्नानुसार आपका समाप्त हो जाएगा और समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा फिर क्या लिखिएगा? पुनः प्रश्नानुसार। और पुनः प्रश्नानुसार का मतलब ये होता है कि कथन को मैंने जहां पढ़कर छोड़ा था उसके आगे पढ़ूंगा। तो उसके आगे पढ़िए तो कह रहा कि बाग का अर्ध परिमाप। तो कहा बाग का अर्ध परिमाप तो मैंने लिखा बाग का अर्ध परिमाप। तो बाग का अर्ध परिमाप कितना दिया? 36 मीटर। तो मैंने 36 मीटर लिखा। तो अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई का मान x है, मैंने x रखा। चौड़ाई y है तो y लिखा। तो देखिए दूसरा समीकरण बनके तैयार हो गया। तो दो समीकरणों को हम 4 विधियों से हल कर सकते हैं, लेकिन जो विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है और कम समय में बता देता है कि इसका आंसर कितना आएगा। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को जो दिया है उनको उठा करके लिख लेते हैं और लिखने के बाद ये चेक करते हैं कि जो ये चर राशियां आ रही हैं क्या इन दोनों में से किसी एक के गुणांक बराबर हैं कि नहीं। तो आप देखिए कि x चर राशियों के गुणांक क्या मिल गए? बराबर। कैसे बराबर मिल गए? यहाँ भी एक छुपा है, यहाँ भी एक। तो x चर राशि के गुणांक क्या मिल गए? बराबर। और जैसे ही बराबर मिलते हैं तो हमें क्या खोजना है कि चिन्ह विपरीत है कि नहीं। यदि चिन्ह विपरीत नहीं है तो विपरीत कर दीजिएगा, यदि विपरीत है तो उनको हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो ये चिन्ह राशियां समान चिन्ह विपरीत तो आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि माइनस प्लस वाली संख्याएं घटती हैं और एक में से एक y जाएगा, कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। तो 0 और लिखने या ना लिखने से कोई परिवर्तन नहीं होता। इस कारण मैंने क्या किया? काट दिया। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस छिपा है। तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो प्लस x मिलके कितने हो गए? यहाँ भी चिन्ह क्या छिपा है? यहाँ भी क्या छिपा है? तो प्लस प्लस वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। फिर मैथ का नियम ये कहता है कि जिसका मान निकालना केवल उसी को लिखो। तो हमें मान निकालना है x का, जिसको हमने मान लिया उसी का निकालना। तो केवल x को लिखो। आगे बढ़े, बराबर मिला बराबर, आगे बढ़े तो 40 मिला 40। लेकिन इसको अब मैं पक्षांतर कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं। तो गुणे का चिन्ह, तो गुणा का उल्टा क्या होगा? भाग। तो भाग देंगे 2 से 40 में आएगा कितना? 20। और जैसे ही एक चर राशि का मान मिल जाता है तो उसको आप अगले वाले समीकरण में उठा के रख दीजिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो वह दूसरी चर राशि का मान मिल जाएगा। तो मैंने x का मान किस समीकरण में रखा? 1 में रखा। तो समीकरण 1 है क्या? उसको सर्वप्रथम उठा करके लिख लो और जहां पर x है वहीं पर मैं कितना रखूंगा? 20। तो x के जगह पे 20, आगे बढ़ा माइनस, तो माइनस y है तो y बराबर है तो बराबर, 4 है तो 4।
मैथ का नियम क्या कहता, जिसका मान निकालना केवल उसको एक तरफ। तो हम 20 को नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें मान निकालना -y, तो -y मैंने लिखा। और आगे बढ़ा बराबर, तो बराबर आगे बढ़ा 4 तो 4, लेकिन ये प्लस वाली संख्या उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस। तो दोनों पक्षों में यदि चिन्ह समान हो तो वह चिन्ह क्या हो जाता है, हट जाता है, कट जाता है। तो y का मान कितना मिल गया 16। तो इसका मतलब मैं अब एक कह सकता हूँ कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी मीटर थी, 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी थी, 16 मीटर थी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसको आप लोग दिया जाएगा सवाल में तो लगा लोगे। कहने का मतलब ये है कि कहीं भी यदि लिखित वाला प्रश्न आ जाएगा तो सर्वप्रथम कथन को ध्यान से पढ़ना और जो पूछेगा उसी को क्या कर लेना, मान लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला ध्यान दीजिएगा, सवाल में आपका जो अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से पढ़िए वो क्या कह रहा है। कह रहा है आपका कि एक रैखिक समीकरण है आपका, और वह रैखिक समीकरण हमें दिया गया है तो उसको हम उठा करके लिख लिए। तो वह रैखिक समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y बराबर आप -8 बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। मतलब कोई रैखिक समीकरण दिया है। फिर कह रहा कि दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म में कैसी हो रेखाएं मिल जाए, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। कैसी रेखा हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाए। तो मैंने प्रतिच्छेदी रेखा का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया है। क्या प्रतिच्छेदी रेखा का कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे प्रतिच्छेदी रेखा मिलती है। यदि a1/a2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो हम कैसी रेखा घोषित करते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। कहने का मतलब यह है कि जब दो समीकरण में जो दूसरा समीकरण लिखूं और उनका अनुपात निकाला जाए तो वह प्रतिच्छेदी रेखा आए। तो प्रतिच्छेदी रेखा लाने के लिए तीनों का मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके गुणांकों को क्या कर दो, पलट दो, तो वैसे ही नहीं बराबर होंगे। तो यहां पर आप लिखिएगा माना कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, माना कि दो चर वाला क्या लिखिएगा, माना कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होगा आपका, कुछ भी मान सकते हैं। इसके जो आंसर होंगे वह अनंत होंगे, क्योंकि हम कुछ भी रखें लेकिन मायने ये रखता है कि x और y के गुणांक समान नहीं मिलने चाहिए। उनका जब अनुपात निकाला जाए तो समान ना हो, क्या हो, असमान, मतलब बराबर न हो। तो इसी को उलट दो, जो y का गुणांक है उसको क्या बना लो, x का गुणांक, और जो x का गुणांक है उसको क्या दे दो, y के गुणांक को दे दो, y चर राशि को दे दो। और -8 है तो ये भी नहीं बराबर होना चाहिए, तो इसका मतलब हम क्या लिख दे, 9 लिख दे। क्या इसके मान में कोई परिवर्तन होगा, ध्यान दीजिएगा। एक कह रहा है कि दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिख दीजिए ताकि कैसी रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो। तो मैं जानता हूं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कब प्राप्त होती हैं, जब तीनों का मान आपस में बराबर ना हो। मतलब जब तीनों का अनुपात निकाला जाए तो उनका मान आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो जैसे 2 है तो 2 का अनुपात हमें निकालना है। जैसे आप इस समीकरण का नाम देंगे a1x + b1y + c1 बराबर 0, अर्थात a1/a2 b1/b2 c1/c2 का अनुपात बराबर ना हो। तो इसका मतलब अब हमें विपरीत रखना पड़ेगा। विपरीत इसलिए रखना पड़ेगा ताकि मान बराबर ना हो। यदि समान रख देंगे तो वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, या गुणांक रख देंगे तभी भी क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा अनुपात। जैसे 2 का गुणांक है आप रख दीजिए 2 दूना 4x, 3 दूना 6x, -8 का दूना कितना होगा, 16 होगा।
तो इसका मतलब यदि इसके गुणांक को लिख देंगे तभी भी आपस में वो क्या हो जाएंगे, समान। और जबकि कह रहा है कि समान ना हो, तो समान ना होने का मतलब y के गुणांक को x में लिख दीजिए, x के गुणांक को y में, और c वाले के जगह पे उसके अलावा कोई भी संख्या लिख लो। तो क्या अब ये इनका अनुपात बराबर होगा? नहीं होगा। तो एक कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा देखिए, दूसरा आपका सवाल में क्या कह दिया? कैसी रेखा हो? समांतर रेखा हो। कैसी रेखा हो? समांतर। तो आपको प्रश्नावली में पढ़ाया गया है कि समांतर रेखाएं कब प्राप्त होती हैं? जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर ना हो C1 बटा C2 के। कहने का मतलब ये है यदि दो अनुपातों का मान आपस में बराबर आ जाए, तीसरे का अनुपात बराबर ना हो, तो उसे हम कैसी रेखा घोषित करते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि हमें कोई दूसरा समांतर दो चरों वाला रैखिक समीकरण इस प्रकार लिख देना है कि जब मैं A1 बटा A2 का अनुपात निकालूं, B1 बटा B2 का अनुपात निकालूं, तो उन दोनों का मान आपस में क्या हो जाए? बराबर। तो बराबर लाने का सबसे आसान तरीका कि उसी के गुणांक को लिख दो या ज्यों का त्यों लिख दो। तो इसको भी अनंत आंसर हो सकते हैं कि नहीं? मतलब कुछ भी हो सकता है। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि मैंने जो लिखा वही ही उत्तर माला में दिया हो। तो लेकिन मैं कॉन्सेप्ट के अनुसार लिख सकता हूं कि यदि हमें इनके गुणांकों को, जैसे A1x प्लस B1, हमें इन्हीं के दोनों को अनुपातों को समान लिखाना है, तो ज्यों का त्यों लिख दे तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं अनुपात? दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इनके क्या कर देना है? गुणांक को लिख मान लूं। तो लिखिएगा यहां पर दूसरे वाले में, माना कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण कैसा लिखना हो? जिसमें दो का अनुपात आपस में क्या हो? बराबर। तो बराबर लाने का मतलब इसी के गुणांक को लिखो। तो दो का गुणांक कितना होगा? 2 दूना 4। 3 का गुणांक कितना होगा? 6y। लेकिन यदि मैं 9 का गुणांक आपस में गुना कह देता हूं कि 8 का गुणांक कितना होगा? 16। 8 गुना 16, तो तीनों का मान आपस में बराबर हो जाएगा कि नहीं? और जबकि कॉन्सेप्ट ये कहता कि तीसरे का मान आपस में बराबर ना हो, तो बराबर ना हो तो तीसरे का गुणांक हम बराबर नहीं करेंगे। नहीं करने का मतलब 8 के अलावा किसी को भी लिख दो। मैंने लिख दिया यहाँ पर -7। क्या इसका मान आपस में बराबर हो जाएगा तीसरे अवयव का? देखो तीसरा अवयव यहाँ 8 है, तो यहाँ कितना है? 7। तो क्या ये अनुपात बराबर होगा तीसरा वाला? नहीं। तो ये क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा। और ये कैसी रेखा देगा? समांतर रेखा देगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? फिर तीसरा सवाल कह रहा है कि कैसी रेखाएं हो? समपाती रेखाएं हो। तो समपाती रेखाएं कब हमें प्राप्त होती हैं? मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि समपाती रेखा तभी प्राप्त होती है जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के और बराबर हो C1 बटा C2 के। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समपाती रेखा यदि कहीं भी कह देता है तो इन तीनों का अनुपात आपस में क्या आना चाहिए? बराबर। तो एक तो रैखिक समीकरण दे दिया है और दूसरा आपको मान करके लिखना है ऐसा कि जब उनका अनुपात निकाला जाए तो कैसा आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? यदि कहीं भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी बात ना समझ में आए तो तुरंत वहीं पर पूछ लो। तो आप मान लीजिए, तो माना कि क्या लिखिएगा? माना कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण
दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो मैंने कहा यदि समान बनाना हो तो ज्यों का त्यों लिख दो तो एकदम समान हो जाएगा। लेकिन कह रहा कि दूसरा रैखिक समीकरण लिखना, मतलब वो अपने जैसा ना हो तो उसका रूप बदल दो। तो मैंने रैखिक समीकरण क्या मान लिया, इसका मल्टीपल करो, 2 का मल्टीपल कितना होगा 4x और 3 का 6y, 3 दूना 6 और 8 दूना कितना होगा 16 बराबर क्या हो गया 0। अब देखो अनुपात है, आप निकालो तो 2 बटे कितना लिखेंगे 4। यदि मैं इनको चेक करना चाहूँ, आपको डाउट हो रहा हो कि ये जो समीकरण माना जा रहा हो सकता है गलत हो, तो चेक भी कर सकते हैं। तो आप a1 का मान कितना पाएंगे 2, a2 का मान कितना पाएंगे 4, कामा b1 का मान कितना पाएंगे 3, b2 का मान कितना पाएंगे 6 और c1 का मान कितना -7, c2 का मान कितना -16। यदि अंश बटे हर वाली संख्याएं कट रही हैं तो उनको हम क्या करते हैं काट देते हैं। तो काटो, 2 एक कम 2 दूना 3 एक कम 3 दूना, अब माइनस माइनस से कट गया 8 एक कम 8 दूना 16। तो देखो तीनों का मान आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। और जब तीनों का मान आपस में बराबर आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं समपाती रेखा बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कहीं दिक्कत है किसी को? तो यदि डाउट रहेगा तो चेक कर लीजिएगा, दोनों समीकरणों की आप तुलना कर लीजिएगा, चेक हो जाएगा आपका। चलिए देखिए आपका आखिरी वाला सवाल क्या कह रहा है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ये आपका पहला है समीकरण और आपका दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 आपका दिया गया है। ये आपका पहला समीकरण है, आपका दूसरा समीकरण है। फिर क्या कह रहा है का ग्राफ खींचिए, x h और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करिए छायांकित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है आपके सवाल में इन समीकरणों को सर्वप्रथम ग्राफ खींचिए और जो ग्राफ खींचा जा रहा है वह कैसी आकृति बनाएगा, त्रिभुज की आकृति बनाएगा। और जो त्रिभुज की आकृति बनाएगा उनको क्या करिए, उनके शीर्ष लिखिए और शीर्ष लिखने के बाद त्रिभुज को छायांकित कर दो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसका आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, यदि किसी भी समीकरण को हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करना हो तो हम किसी भी समीकरण को ग्राफ पर तभी दिखा सकते हैं जब हमें मालूम हो कि x h का मान कितना है, y h का मान कितना है। जैसे यदि x का मान 2 इकाई आ गया तो हम x h पे कितनी दूरी तय करेंगे 2 इकाई, और y h का मान मिल गया तो किस पे दूरी तय करेंगे y h पे। कहने का मतलब ये है कि किसी भी समीकरण को यदि ग्राफ पर दिखाना हो, उसका ग्राफ खींचना हो तो हमें सर्वप्रथम किनके मान ज्ञात होने जरूरी है, x और y के, तभी हम किसी समीकरण का ग्राफ खींचे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हमें यहाँ पर x और y के मान मालूम है? नहीं मालूम है। तो सर्वप्रथम आप लिखिएगा समीकरण 1 से। क्या लिखिएगा? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है क्या, उनको सर्वप्रथम लिख लो, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब सवाल यह उठता है कि सर आपने कहा कि हमें मान ज्ञात होना जरूरी है, लेकिन वह मान कैसे निकालेंगे? यदि किसी भी समीकरण में x और y के मान निकालने हो तो किसी एक चर राशि को केवल एक पक्ष में रहने दो और बाकी को उठा के फेंक दो। मतलब बाकी को हम क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। जैसे हमें x का मान निकालना है तो x को केवल एक पक्ष में रहने दो, अब बाकी को क्या करो, पक्षांतर।
तो इसका मतलब मुझे y को भी पक्षांतर करना पड़ेगा, 1 को भी पक्षांतर करना पड़ेगा। तो क्या हमें इसको लिखने की आवश्यकता है? तो इनको नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ा तो क्या लिखा? बराबर है तो बराबर लिखा। फिर आगे बढ़ा तो क्या? तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं, उसको लिखे या ना लिखे उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये माइनस वाली संख्या इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? हम मान कैसे निकालेंगे किसी भी समीकरण का? यदि हमें x और y के मान ना मालूम हो तो किसी एक चर राशि को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। अब यहाँ पर ध्यान से आप समझिए, यदि मैं इसमें y का मान रखते हुए चला जाऊं तो किसका मान मिलेगा? मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आप एक सारणी बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आप एक सारणी बना लीजिए। तो मैंने सारणी बनाया, और सारणी में आप सर्वप्रथम देखिए, जैसे आप लोगों ने रेखा का निर्माण आपने पढ़ा होगा कि 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के गमन पथ को ही क्या बोलते हैं? रेखा बोलते हैं। कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी? 2। तो हम कितने बिंदुओं को निकालेंगे? 3 बिंदुओं को निकालेंगे। यदि 2 बिंदुओं को निकालेंगे तभी भी सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, क्योंकि कम से कम 2 ही बिंदु मिल गए तभी भी रेखा का निर्माण हो जाएगा। जैसे इस ब्लैक बोर्ड पे कहीं भी मैं 2 बिंदु ले लूं और इनको मिला दूं तो देखो एक रेखा का निर्माण हो गया कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे देखिए आप, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वैल्यू को अब मैं तालिका बना रहा हूं। तो ये आपकी क्या हो गई? x, और ये क्या हो गया? y। अब मान हमें निकालना है, तो हमने कहा 2 ना निकाल के कितने निकालेंगे? 3। तो निकालिए। यदि मैं इसी समीकरण में y का मान रखूं, तो जैसे ही मैंने कहा कि y का मान रखेंगे तो x का मिलेगा, तो आपके दिमाग में तुरंत प्रश्न ये उठ गया होगा कि सर हम कहां से कहां तक मान रख सकते हैं, या वह कौन सा मान रखेंगे? तो ध्यान से समझना, आप किसी भी x या y का मान 0 से लेकर अनंत तक धनात्मक भी रखा जा सकता है और ऋणात्मक भी। तो ध्यान देना, यदि मैं y का मान क्या रख दूं? 0, तो y की जगह पे क्या हो जाएगा? 0 का मतलब कुछ भी नहीं, तो हट जाएगा। तो x का मान कितना मिल जाएगा? तो x वाली तालिका में कितना आ गया? माइनस से। फिर 0 रखा, 0 के बाद क्या आता है? 1। तो यदि मैं y का मान कितना रखूं? 1 रखूं। तो ध्यान से समझना, यदि y का मान 1 रखूं तो y की जगह पे 0, देखो 1, क्योंकि 1 रख रहे हैं। तो 1 रखा तो 1 में से 1 गया, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। तो ये 0 किसका मान निकलेगा? x का। तो x वाले तालिका में क्या भर देंगे? 0। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यदि मैं y का मान कितना रखूं? 2 रखूं, तो y की जगह पे 2 में से 1 गया, 1 किसका मान देगा? x का। तो x वाली तालिका में 1। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब पहला आपका निर्देशांक क्या मिला? दुनिया का कोई भी निर्देशांक हो वह किस रूप में लिखा जाता है? x y के रूप में। तो x का मान कितना? -1। y का मान कितना पहले बना? 0। ये पहला शीर्ष हो गया। दूसरा निकालो, x का मान पहले, तो 0 का मान 1। इसका क्या होगा? 1 का मान 2, क्योंकि पहले x का मान फिर y का मान। पहले समीकरण से निकल गया। अब दूसरे समीकरण से निकालिए। अब क्या लिखिएगा? समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है उसको सर्वप्रथम लिख लो। तो क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो मैंने कहा क्या, यदि किसी भी समीकरण में हमें x और y के मान ना मालूम हो और निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है कि केवल एक राशि को एक तरफ और बाकी को एक तरफ। तो मैं x का मान निकालना हूं तो इसको लिख लिया। तो इसका मतलब क्या, हमें इसको लिखने की आवश्यकता है? तो इसको पक्षांतर करो तो ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस। तो हमें x केवल एक ही चर राशि का मान चाहिए, तो चर है तो केवल x ही है। देखो 3 हमारा एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं? तो इसको भी पक्षांतर करो
तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो गुणा का उल्टा क्या होगा? क्यों यहाँ पर गुणा है? मैंने बताया था कि यदि कहीं भी दो या दो से अधिक अवयव लिखे गए हो और उनके बीच में कुछ भी चिन्ह है तो कैसा चिन्ह होता है? गुणा। और गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहाँ देखिए, यदि मैं यहाँ y का मान रखते हुए चला जाऊं तो किसका मान मिलेगा? x का। लेकिन ध्यान में रखना है आप लोग, हम ऐसा ही मान लेंगे जो केवल पूर्ण संख्या में हो। अब सवाल यह उठता है कि सर पूर्ण संख्या का मतलब क्या हो गया? पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या केवल अंश में हो, अंश बटे हर वाली को नहीं लिखेंगे, केवल किसको लिखेंगे? अंश वाले को लिखेंगे। तो मतलब हमें पूर्ण वाले को लिखना, अंश बटे हर वाले को नहीं लिखना। तो चलिए मान निकालिए। तो सारणी बनाइए। तो यहाँ पर मैं सारणी बना रहा हूं। तो देखिए सारणी में क्या बनेगा? पहली वाली तालिका x, दूसरी वाली तालिका y। मैं कितने बिंदुओं को निकाल रहा हूँ? 3 बिंदुओं को निकाल रहा हूँ। तो 3 बिंदुओं को आप निकाल लीजिए। आप 3 बॉक्स ऐसे बना दीजिए। बना दिए? चलो रखो। तो इसमें किसका मान रखा जाएगा? y। अब ध्यान देना, यदि मैं y का मान कितना रखूं? 0। तो 0 का गुणा 2 में करेंगे तो 0 ही होगा। आप हमेशा याद रखिएगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर दिया जाए, चाहे जितनी वह बड़ी हो या छोटी हो, तो हमेशा कितना आता है? 0 ही आता है। तो y का मान यदि मैं 0 रखता हूं तो देखो, तो 0 का गुणा 2 में करेंगे 0, तो 12 में से 0 जाएगा, 12 बचेगा। और 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो देखो केवल अंश में आ गया कि नहीं? कैसे मैंने किया? जहां y है मैंने y के जगह पे क्या रखा? 0 रखा। तो किसी भी संख्या में यदि 0 का गुणा किया जाएगा तो वह क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो 12 में से 0 जाएगा 12, क्योंकि 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, हटा दो। तो 12 बटा 3, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो x का मान कितना निकल जाएगा? 4। क्लियर हो गया? अब देखो मैंने y का मान 0 रखा। अब बढ़ो, यदि मैं y का मान 1 रखूं, y का मान कितना रखूं? 1। तो ध्यान दीजिएगा, यदि मैं y का मान 1 रखता हूं तो y के जगह पे 1 बटे कितना? 3। तो गुणा कर लो, 12 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 बटा कितना? 3। तो 12 में से 2 गया 10 बटे कितना आ गया? 3। क्या ये संख्या करेगी? नहीं। तो ये किसमें आ गई? भिन्न में आ गई। तो मैंने कहा जो अंश बटा हर वाला आएगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो एक वाले को मत रखिएगा। अब कोई दूसरा मान रख दीजिए जो केवल अंश में ही आए। तो y का मान कितना? 2। देखो आपने एक धनात्मक में रखा तो ऋणात्मक में भी रख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो मैं -1 रखता हूं तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 14। तो क्या 14 3 से कटेगा? नहीं। तो इसका मतलब -1 भी रखने पे नहीं मिल रहा पूर्ण वाला। अब कितना रखेंगे? 2। कितना रखेंगे? 2। यदि मैं y का मान 2 रखता हूं तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। तो 10 में से 4 जाएगा 8। तो 8 बटा कितना आएगा? 3। तो भी नहीं आ रहा। तो धनात्मक रखा, इस बार क्या रखिए? ऋणात्मक। यदि मैं y का मान -2 रखता हूं तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। तो 12 में 4 जोड़ेंगे 16। तो क्या ये करेगा? नहीं, 3 से करेगा। तो ये भी अंश बटे हर में आ गया। तो इसका मतलब -2 भी रखने पे पूर्ण वाला नहीं मिला। तो अब क्या रख दीजिए? 3 रखिए। तो अब मैं y का मान 3 रखता हूं। कितना रखता हूं? 3। तो देख लो आप y का मान 3 रख रहे हैं तो क्या वह पूर्ण दे रहा है कि नहीं? तो x बराबर क्या है? 12 माइनस, तो जहां y है वहीं पर क्या? 3 बटे कितना? 3। तो x बराबर 12 माइनस 2 का गुणा 3 में करोगे 6 बटा कितना आ गया? 3। तो 12 में से 6 जाएगा 6 बटे कितना? 3 दूना 6। देखो अब क्या ये अंश बटे हर में आया? तो मैंने कहा इस मान को उठा के रख लेंगे। तो क्या रखा जा रहा? y का मान 3 रखा जा रहा है। तो y का मान 3 रखा तो x का मान कितना मिला? 2।
तो 2 को रख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes. कहने का मतलब ये है कि अंश बटे हर वाले को नहीं लिखना है, किसको लिखना है? केवल अंश वाले को लिखना है। अब ध्यान दो, मैंने कहा 3 मान निकाली, अभी तो हमारा केवल कितना मान निकला? 2। अब देखो मैंने y का मान 3 रखा है प्लस में, अब क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक में भी रख सकते हैं, तो ऋणात्मक आप रखिए। तो ये माइनस गुणे माइनस क्या कर देगा? प्लस। तो 3 दूना 6 और 12 6 कितना हो जाएगा? 18। और 18 में हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो इसका मतलब दूसरा क्या आ गया? मैंने y का मान -3 रखा तो x का मान कितना आ गया? 6। यदि आप ये तीसरा वाला बिंदु नहीं निकालते तभी भी आता। ऐसा नहीं है कि तीसरे वाले को निकालेंगे तभी ही आएगा। केवल 2 ही बिंदु की आवश्यकता पड़ती है एक रेखा का निर्माण करने के लिए। चलो अब समझो यहाँ पर। तो सर्वप्रथम आप एक निर्देशांक ज्यामिति ऐसे बनाइएगा। बना लिए ऐसे आप निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति निकालने के बाद देखिए यहाँ पर अधिकतम अंक कितने हैं? देखो अधिकतम अंक कितना तक गया है? 6 तक। तो सभी दिशाओं में तो जो निर्देशांक ज्यामिति है वह 4 अक्षों में डिवाइड होता है। x x डैश, y y डैश और है आपका ये देखो y y डैश। तो जितना बिना डैश वाले होते हैं वह धनात्मक में होते हैं। तो ये हो गया +1 +2 +3 +4 हो गया। ये हो गया आपका +1 y वाले दिशा में, +1 +2 +3 +4 हो गया है आपका। कितने तक दर्शाना है? अधिकतम कितना है? 6 तक। तो 6 तक ले जाओ और बड़ा करो तो +5 +6 हो गया है आपका। इसको भी दर्शाओ +5 +6 हो गया है आपका। मतलब आप जितना अधिकतम आया वहां दर्शा लीजिए ऐसे। इसको अब ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया। यहाँ भी दर्शाओ -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया आपका। ऐसे दर्शा लिए आप। अब दर्शाने के बाद मैं अब भी चल सकता हूँ। जैसे इनका निर्देशांक निकालूं तो पहले का निर्देशांक क्या होगा? 4 का मान 0। दूसरे का क्या होगा? 2 का मान 3। तीसरे का क्या होगा? 6 का मान -3। चलो दर्शाओ अब यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वैल्यू जो दी गई है, क्या दी गई है वैल्यू यहाँ पर? पहले वाले को दर्शाओ। हमें x अक्ष पे कितनी दूरी तय करना है? -1 की तरफ। तो माइनस वाले दिशा में आओ x अक्ष पे, तो -1 यहाँ आया। y अक्ष पे कितनी दूरी? 0। 0 का मतलब कुछ भी इकाई नहीं तय करेगी। तो पहला बिंदु यहाँ मिला। अब दूसरे बिंदु को दर्शाओ। x अक्ष पे कितनी दूरी? 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। y अक्ष पे कितनी दूरी? अब एक का चिन्ह धनात्मक है कि प्लस? तो देखो इसका मतलब मैं प्लस की दिशा में जाऊंगा। दूसरा बिंदु यहाँ आ गया आपका। मिल गया आपका? आगे देखो x अक्ष पे कितनी दूरी? ये धनात्मक है कि ऋणात्मक? धनात्मक है तो धनात्मक दिशा में 1 इकाई दूरी तय करिए। y अक्ष पे कितनी दूरी? 2। धनात्मक की ऋणात्मक? धनात्मक चिन्ह छिपा है तो y अक्ष पे 2 इकाई। तो एक बिंदु से 2 बिंदु आ गए, इनको हम डैश डैश बिंदुओं द्वारा मिला देंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो 3 बिंदु है मिले ना, इनको स्केल की सहायता से ऐसे क्या कर देना? मिला देना ऐसे। तो जब ऐसे आगे की तरफ मिला दो ऐसे आप, तो एक रेखा का निर्माण कर दिए कि नहीं? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरे वाले को दर्शाओ। x अक्ष पे कितनी दूरी? 4। धनात्मक की ऋणात्मक? तो धनात्मक का मतलब यहाँ में आया। y अक्ष पे कितनी दूरी? 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं। x अक्ष पे दोबारा कितनी दूरी? 2। किस दिशा में? धनात्मक दिशा में, मतलब यहाँ आया। y अक्ष पे कितनी दूरी? 3। 3 का मतलब मैं यहाँ आया।
तो देखो एक बिंदु था, केवल एक ही निर्देशांक था, लेकिन कितने बिंदु आ गए? दो। तो जब एक निर्देशांक से दो बिंदु आ जाएंगे तो उन्हें हम डैश डैश बिंदुओं द्वारा मिला देंगे। तो यहाँ आपका बिंदु आ गया, इसका मतलब पहला बिंदु यहाँ, दूसरा बिंदु यहाँ आ गया। अब देखो x अक्ष पे कितनी दूरी? 6। तो 6 का मतलब यहाँ है आपका। y अक्ष पे कितनी दूरी? -3। तो माइनस का मतलब ऋणात्मक की दिशा में हमें दूरी तय करना है। तो ऋणात्मक का मतलब यहाँ है। तो देखो एक बिंदु से दो बिंदु आ गए ना, इनको हम क्या करेंगे? डैश डैश बिंदुओं द्वारा मिला देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। अब इन तीनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से क्या करने? मिला देंगे। मिला देंगे ऐसे। तो मिलाओ स्केल की सहायता से आप। तो देखो यह एक रेखा का निर्माण कर दिए कि नहीं कर दिए? यस सर। तो ये दोनों रेखाएं जो है, तो पहली वाली रेखा किसको निरूपित कर रहा था? आपका समीकरण क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। देखिए दोनों समीकरणों को हमने दर्शा दिया कि नहीं? यस सर। तो कॉन्सेप्ट में आपने क्या समझा कि यदि किन्हीं भी रेखा को, किन्हीं भी समीकरण को ग्राफ खींचना हो तो हमें सर्वप्रथम x और y के मान ज्ञात होने जरूरी, और जब तक ज्ञात नहीं होगा तब तक हम दूरी तय नहीं कर सकते हैं। अब सवाल में क्या कह रहा है कि जो ये आपका बन रहा है त्रिभुज, इनके क्या करिए? शीर्ष। तो त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं? 3। अब मैंने बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोला जाता है? तो इस त्रिभुजाकार पटल को वह क्या कह रहा है? छायांकित कीजिए। तो ऐसे छायांकित कर दीजिए आप। ऐसे छायांकित कर दिए आप। तो वह छायांकित करने के लिए कहा तो मैंने छायांकित कर दिया। फिर कह रहा कि इन त्रिभुजों के क्या करिए? शीर्ष निकालिए। तो शीर्ष आप निकाल दीजिए तीनों के। ध्यान दीजिएगा आप, शीर्ष कैसे लिखा जाएगा उसको समझिए आप। ए जो आपका पहला वाला ऊपर वाला शीर्ष है, ए x अक्ष पे कितनी दूरी तय किया? 2 इकाई। y अक्ष पे कितनी दूरी? देखो सीधा जाओ, y अक्ष पे कितनी दूरी? 3 इकाई। तो पहले बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? 2,3। इसका शीर्ष निकालो। x अक्ष पे कितनी दूरी को तय करा? -1 की दूरी को। फिर किस पे चलना है? y अक्ष पे। तो y अक्ष का मतलब ये सीधा जाना चाहिए था। तो क्या ये सीधा गया? नहीं। तो इसका मतलब है y अक्ष पे चल ही नहीं रहा है। जब कुछ भी नहीं चला तो उसका निर्देशांक क्या? 0। अब यहाँ देखो x अक्ष पे कितनी दूरी तय किया? 4 इकाई। क्या है y अक्ष पे सीधा चला? नहीं। तो उसका मान क्या रख दे? 0। मैंने x अक्ष का मान पहले इसलिए लिखा क्योंकि दुनिया का कोई भी निर्देशांक को पहले x अक्ष को लिखा जाता है फिर y अक्ष को। तो x अक्ष वाले मान को पहले, y वाले अक्ष को बाद। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इनके शीर्ष क्रम से कौन हो गए? -1, 0 और दूसरा शीर्ष 4, 0, तीसरा शीर्ष 2, 3। तो ये त्रिभुजों के क्या निकल गए? शीर्ष निकल गए। अब ये शीर्ष हो सकता है कि मैंने यहां से शुरू किया तो कोई यहां से भी शुरू कर सकता है कि नहीं? तो मैं स्वतंत्र हूं, चाहे आखिरी वाले को पहले लिखूं, चाहे बीच वाले को पहले लिखूं, चाहे पहले वाले अवयव को पहले लिख दूं, उसके मान में परिवर्तन नहीं। ये हमेशा ये तीनों जो निर्देशांक हैं, ये हमेशा क्या कहलाएंगे? त्रिभुज के शीर्ष। तो त्रिभुज के शीर्ष कहा निकालने के लिए? त्रिभुज के शीर्ष निकाला। त्रिभुजाकार पटल को क्या कहा? छायांकित किया। तो छायांकित करने के लिए कहा तो हमने क्या कर दिया? छायांकित कर दिया। किसी को कोई डाउट है? यदि कहीं भी छोटा से छोटा डाउट हो पूछ लो बेहिचक। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? नोट कर लो इसको।